अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज जो हमारा टॉपिक है, हमने अपनी बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट देखनी है। तो सबसे पहले हम ये सीखेंगे बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट हम बनाते किस लिए हैं। क्यों हम इसको इसलिए बनाते हैं क्योंकि हमारे पास जब हम बैंक्स में कुछ हमने स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करनी होती है तो उसमें हमारे पास कुछ ना कुछ एरर्स वगैरह आ जाती हैं। तो हमने उन एरर को सेट करना होता है और अपनी जो डेबिट बैलेंस होता है और जो क्रेडिट बैलेंस होता है उनको हमें क्या करना होता है, बैलेंस करना होता है, मतलब दोनों को इक्वल करना होता है। तो इसलिए हम बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाते हैं। तो इससे प्रीवियस वीडियोज़ में हमने अपना जो चैप्टर नंबर 6 था वो कंप्लीट हमने देख लिया था। FIFO LIFO वेटेड एवरेज स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड वो हमने सब अपना देख लिया था। तो आज जो हमारा टॉपिक है, आज हमने अपनी एक्सरसाइज 8.8 देखनी है क्योंकि जो हमारा चैप्टर 8 है उसमें हमने बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट के हवाले से ही बात करनी है। तो इसमें सबसे पहले आपने क्या करना है, कुछ जो इसके रूल्स हैं, 4 किस्म के इसमें रूल्स होते हैं, वो आपने समझने हैं। वो मैं आपको इसी एक्सरसाइज 8.8 में ही समझाऊंगा ताकि आपको इसमें जो भी हम क्वेश्चंस करें, जो भी आपके सामने क्वेश्चन आए, क्योंकि हमारे पास जो पेपर्स में हमसे हमारे पास ये क्वेश्चन आते हैं या तो बुक से आ जाते हैं या हमारे पास जो डेमो प्रॉब्लम दी गई है, जो एक्सरसाइज है, जो हमारे पास प्रॉब्लम्स दी गई हैं उनमें से आ जाते हैं, या तो हमारे पास वो खुद अपनी तरफ से भी बना सकते हैं। तो आपको हर तरीके से आना चाहिए। इसमें कुछ आप जब रूल्स को फॉलो करेंगे, जब आपको रूल्स आते होंगे तो आप ये क्वेश्चन बहुत ही ईजिली सॉल्व कर सकेंगे। तो सबसे पहले आपने करना क्या है, सबसे पहले आपने इसमें जो हमारे पास जब अपने बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट का क्वेश्चन करना है तो सबसे पहले आपने जो कंपनी का नेम होगा सबसे पहले वो लिखना है। फिर आप जो फाइंड कर रहे होंगे आपने वो लिखना है, मतलब बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, इसको BRS भी कहते हैं। हम BRS हम बनाएंगे तो वो लिखना है हमने। उसके बाद जो डेट दी गई होगी वो हमने लिखना है। तो ये सब करने के बाद फिर आपने काम करना है। फिर आपने इस तरह का एक 4 कॉलम बनाने हैं। सबसे पहले आपने कॉलम में पार्टिकुलर लिखना है, उसके बाद आपने डॉलर का साइन लिखना है, या यहाँ पे हम अमाउंट का भी साइन लिख सकते हैं और फिर ब्रैकेट में हम डॉलर भी डाल सकते हैं। उसके बाद फिर एक पार्टिकुलर लिखना है और फिर उसके बाद अमाउंट के बाद हम फिर दोबारा ब्रैकेट में डॉलर भी लिख सकते हैं। डॉलर भी लिखने तो एक ही बात है, अमाउंट डॉलर एक ही बात है। अच्छा, उसके बाद हमने क्या करना है, एक साइड जो हमारी होगी वो हमारी कैश बुक की होगी, जो दूसरी साइड होगी वो हमारी किसकी होगी, बैंक स्टेटमेंट की होगी। तो सबसे पहले आपने इस टेबल का जो फॉर्मेट है वो आपने किस तरह बनाना है, टेबल का फॉर्मेट मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने जो फर्स्ट 2 लाइंस हैं दोनों की पार्टिकुलर्स लिखने के बाद फर्स्ट 2 लाइंस आपने क्या करनी है, छोड़ देनी है। फर्स्ट 2 लाइंस हमेशा क्या करनी है, छोड़ देनी है। आप एक लाइन भी छोड़ सकते हैं, 2 लाइंस भी छोड़ सकते हैं, आपकी मर्जी। आपने क्या करना है, उसके बाद ऐड लिखना है और उसके बाद लेस लिखना है। ऐड लिखने के बाद जो चीज़ें ऐड होंगी वो चीज़ें हम यहाँ लिखेंगे, उसके बाद जो चीज़ें लेस होंगी वो हम यहाँ लिखेंगे। उसके बाद इस तरह बैंक स्टेटमेंट में जो चीज़ें ऐड होंगी वो हम यहाँ ऐड वाले सेक्शन में लिखेंगे, जो चीज़ें लेस होंगी वो हम यहाँ कहाँ लिखेंगे, लेस वाले सेक्शन में लिखेंगे। तो अब ये 4 चीज़ें हो गई, एक ये 2 हमारे पास, ये 3 और ये 4। तो इस मैंने आपको कहा कि हमारे पास 4 रूल्स होंगे। जो 4 रूल्स मैं आपको बताऊंगा वही फॉलो होंगे। हर क्वेश्चन में आपने अच्छे से समझने हैं उनको और अच्छे से याद रखने हैं। तो इसमें 4 रूल्स वो कौन से होंगे, तो सबसे पहले हमारे पास 2 चीज़ें आ जाती हैं, एक तो हमारे पास कैश बुक और दूसरी हमारे पास बैंक स्टेटमेंट। तो सबसे पहले जब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं तो हमें क्वेश्चन में सबसे पहले क्या दिया होता है, बैलेंस दिया होता है कैश बुक का और बैलेंस दिया होता है हमें बैंक स्टेटमेंट का। तो सबसे पहले हमने पार्टिकुलर्स में स्टेटमेंट लिखनी है, बैलेंस एज पर कैश बुक, मतलब बैलेंस एज पर कैश बुक जो हमें क्वेश्चन में गिवन होगा वो हमने कहाँ लिख देना है, पार्टिकुलर डॉलर के सेक्शन में हमने जाके लिख देना है। उसके बाद दूसरी साइड पर बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट हमने लिखना है, जो कि कितना होगा, जो हमें क्वेश्चन में गिवन होगा। मैं आपको जब एक्सरसाइज 8.8 जब मैं उसकी तरफ आऊँगा तो आपको सब चीज़ें समझा दूंगा। फिलहाल मैं आपको इसका पैटर्न समझा रहा हूँ कि हम पैटर्न इसका किस तरह होगा वो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जो चीज़ें ऐड होंगी वो हमने ऐड वाले सेक्शन में, जो चीज़ें लेस होंगी यहाँ हम लेस में लिखेंगे, किसके लिए, कैश बुक के लिए। उसके बाद जब बैंक स्टेटमेंट की बात करेंगे तो बैंक स्टेटमेंट में जो चीज़ें ऐड होंगी वो हम यहाँ लिख देंगे और जो चीज़ें लेस होंगी वो हम यहाँ लिख देंगे। उसके बाद हमने क्या करना है, इन सब का क्या करना होगा, टोटल करना होगा, मतलब इन दोनों को हम ऐड कर देंगे और ये जो हमारी लेस वाली चीज़ें होंगी इनको ऐड करने के बाद इससे हम टोटल क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, एडजस्टेड बैलेंस आ जाएगा। उसके बाद हमने जो बैंक स्टेटमेंट का हमारा कॉलम होगा उसमें भी हमने ऐसे करना है, इन सबको क्या करना होगा, ऐड करना होगा। और उसके बाद जो हमने जो चीज़ें लेस होती होंगी इनको टोटल करके इसमें से हमने क्या कर देना होगा, लेस कर देना होगा। और फिर हमने क्या निकाल लेना होगा, एडजस्टेड बैलेंस अपना निकाल लेना होगा। तो एडजस्टेड बैलेंस हम जब निकाल लेंगे तो हमने हमेशा याद रखना है कि जो दोनों आंसर हैं, कैश बुक का भी और एडजस्टेड बैलेंस का भी, ये हमारे पास दोनों क्या आने चाहिए, इक्वल आने चाहिए। अगर ये हमारे पास इक्वल आ गए तो हमारा क्वेश्चन भी सही है, हमारा आंसर भी ठीक है और एग्जामिनर जो है वो हमारे मार्क्स भी नहीं कट कर सकता। अगर ये हमारा आंसर ही गलत आ जाए, हमारे दोनों सेम नहीं आए, तो बैंक रिकॉन्सिलेशन भी गलत साबित होगी, तो हमारा क्वेश्चन भी क्या होगा, गलत हो जाएगा। तो आपने इस बात का ख्याल रखना है कि ये जो एडजस्टेड बैलेंस है जो ये हमारा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अब 4 रूल्स मैंने आपको बता रहा था कि इसमें 4 रूल्स हमने फॉलो करने हैं। वो कौन कौन से रूल हैं, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारे पास ऐड कौन कौन सी चीज़ें होंगी। तो ऐड इसमें जो भी हमारे पास
इंटरेस्ट रेवेन्यूज़ होंगे, जो भी हमारे पास इंटरेस्ट होंगे, इंटरेस्ट अर्न होंगे, कलेक्शन होगी, नोट कलेक्शन होंगे। वो जिस तरह हम जब क्वेश्चंस करते हैं आपको ज़्यादा बात समझ आएगी। आपने फ़िलहाल याद रखिए रखना है कि ऐड कौन कौन सी चीज़ें होंगी, या हमारे पास ऐड कौन कौन सी चीज़ें होंगी। आपने ये बात याद रखनी है कि कलेक्शन ऑफ नोट, कोई भी हमारे पास रेवेन्यूज़, प्रॉफिट्स, तो ये सब चीज़ें हमारे पास क्या होंगी, हमारी जो कैश बुक होगी उसमें हमारे पास ये सारी चीज़ें ऐड होंगी। तो ये बात आपने याद रखनी है, ऐड हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें होंगी। अगर हमारे पास क्वेश्चन में दे दिया हो, कहीं डिपॉजिट दे दिया गया हो, रिसीट्स दे दिए गए हो, कलेक्शन दे दी गई हो, या इनकम दे दी गई, या रेवेन्यू दे दी गई, या इंटरेस्ट अर्न दे दिया गया हो, या हमारे पास प्रॉफिट दिए गए हो, तो ये हमारे पास क्या होंगे, कैश बुक में ऐड होंगे। तो ये बात आपने हमेशा याद रखनी है। उसके बाद हमारे पास जो लेस होंगी चीज़ें कैश बुक से, वो कौन कौन सी चीज़ें होंगी। अगर कोई पेमेंट हम कर रहे होंगे, कोई चार्जेस, कोई एक्सपेंसेस, कोई फ़ी पेड, या कोई इंटरेस्ट पेड, या इंटरेस्ट ऑन दी लोन, या एनएसएफ। एनएसएफ क्या होता है? एनएसएफ हमारे पास जो एशियंट फंड, तो ये हमारे पास क्या होते हैं, अकाउंट रिसीवेबल होते हैं। तो ये हमारे पास क्या होंगे, कैश बुक से हमारे पास क्या होंगे, ये लेस होंगे। तो आपने ये बातें याद रखी हैं। कोई भी पेमेंट हो, चार्जेस हो, एक्सपेंसेस हो, फ़ी पेड हो, इंटरेस्ट पेड हो, या इंटरेस्ट ऑन दी लोन हो, या इंटरेस्ट ऑन दी ओवरड्राफ्ट हो, या एनएसएफ चेक हो, या हमारे पास एनएसएफ चेक बेसिकली हमारे पास क्या होते हैं, अकाउंट रिसीवेबल होते हैं। तो ये हमारे पास क्या होंगे, कैश बुक से हमारे पास लेस होंगे। तो ये सारी चीज़ें जो ऐड होंगी कैश बुक से वो भी मैंने आपको बता दी, जो चीज़ें लेस होंगी वो भी मैंने आपको बता दी। उसके बाद अब बैंक स्टेटमेंट की बात आ जाती है। बैंक स्टेटमेंट में कौन सी चीज़ें ऐड होंगी, हमारे पास पहला एक रूल ये हो गया जो मैंने आपको इसमें चीज़ें बताई, दूसरा रूल ये हो गया। अब हम तीसरी चीज़ पढ़ते हैं कि कैश बुक में कौन सी, बैंक स्टेटमेंट में हमारे पास कौन सी चीज़ें ऐड होंगी। कोई भी डिपॉजिट्स इन ट्रांजिट्स। डिपॉजिट इन ट्रांजिट्स का मतलब ये है कि हमारे पास जो नाइटरी डिपॉजिट्स होंगे, हमारे मतलब जो मतलब जब बैंक्स हमारे पास बंद हो जाते हैं, क्लोज़ हो जाते हैं, तो जब बैंक्स के जो ऑनर्स होते हैं वो अवेलेबल नहीं होते, तो हमारे पास वो नाइटरी डिपॉजिट्स हम लेट होज, जो हम कह सकते हैं कि लेट होज हम अपने डिपॉजिट जमा नहीं करवा सकते, तो वो हमारे पास क्या होंगे, डिपॉजिट्स इन ट्रांजिट्स होंगे, लेट होज या नाइटरी डिपॉजिट्स होंगे। तो हमारे पास ये जो, अगर ये बात आ जाती है कि नाइटरी डिपॉजिट्स कहीं लिखे हुए आ जाएं क्वेश्चन में, तो वो क्या होंगे, हमारे पास बैंक स्टेटमेंट में ऐड होंगे। उसके बाद हमारे पास अनक्लेयर्ड चेक्स आ जाते हैं, अनक्रेडिटेड चेक्स आ जाते हैं, या नोट क्लियर्ड चेक्स, या नोट क्रेडिटेड चेक्स। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास क्या होंगी, बैंक स्टेटमेंट में ऐड होंगी। तो हमारे पास उसके बाद तीसरा रूल भी ये हो गया। चौथा रूल हमारे पास क्या होगा, चौथा रूल जब आएगा वो हमारे पास क्या होगा, उस आउटस्टैंडिंग चेक्स, कहीं आउटस्टैंडिंग चेक्स लिखा हुआ आ जाए तो आपने क्या करना है, बैंक स्टेटमेंट में लेस कर देना है वो चीज़। तो आउटस्टैंडिंग चेक्स जहाँ आ जाएंगे तो वो आपने लेस कर देने होंगे। जितने भी आउटस्टैंडिंग चेक्स होंगे वो सारे के सारे आपने क्या कर देने हैं, लेस कर देने हैं। किससे, बैंक स्टेटमेंट से। तो इसमें हमारे पास कुछ और भी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि चेक इशूड बट येट नॉट प्रेजेंटेड या अनप्रेजेंटेड। तो ये हमारे पास जब ये बात लिखी हुई आ जाएगी क्वेश्चन में, तो वो भी क्या होगा, हमारे पास बैंक स्टेटमेंट में लेस होगा। चेक इशूड बट आउटस्टैंडिंग, चेक इशूड बट येट नॉट कैंसल्ड, तो हमारे पास चेक इशूड बट येट नॉट कैंसल, कैश्ड या पेड। ये सारी चीज़ें जब इनकी बात आ जाएगी तो ये हमारे पास क्या होंगे, बैंक स्टेटमेंट में से हमारे पास लेस होंगे। ये तो 4 रूल्स हो गए जो मैंने आपको अच्छे से और क्लियरली समझा दिया, बता दिया आपको। उसके बाद अब हम चलते हैं अपनी जो हमारी एक्सरसाइज है 8.8। तो हमारी जो अकाउंटिंग बुक बाय लार्सन है जो कि 18th एडिशन है, और हमने पेज नंबर मेरे पास 341 है, और हम पढ़ते हैं अपनी एक्सरसाइज 8.8। तो इसमें हमारे पास क्या कहा गया है, क्रूज क्लिनिक जो कि कंपनी का नेम है, उसने डिपॉजिट किया ऑल द कैश रिसीट्स ऑन द डे व्हेन दे आर रिसीव्ड एंड मेक्स ऑल द कैश पेमेंट्स बाय द चेक। उसके बाद वो कहते हैं एट द क्लोज ऑफ द बिजनेस ऑफ जून 30, 2004 इट्स कैश अकाउंट शोज है। अब मैंने आपको क्या कहा था, कैश अकाउंट। तो कैश बैलेंस मतलब बुक बैलेंस भी कह सकते हैं हम इसको, कैश बैलेंस भी कह सकते हैं। जो कैश बैलेंस होगा वो हमारे पास यहाँ आ जाएगा, जो कि कितना दिया गया, 111352 हमें कैश अकाउंट में बैलेंस दिया गया है, डेबिट बैलेंस दिया गया है। तो आपने कहाँ जाके लिख देना है, बैलेंस एज पर कैश बुक में जाके 111325 ये लिख देना है। उसके बाद वो कहते हैं क्रूज क्लिनिक जून 30 बैंक स्टेटमेंट शोज 1033 ऑन द डिपॉजिट इन द बैंक ऑन दैट। अब वो डिपॉजिट करें बैंक में, तो मतलब बैंक स्टेटमेंट में हमारे पास बैलेंस कितना होगा, 10332 हमारे पास क्या हो जाएगा, बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस हो जाएगा। उसके बाद वो हमसे कहते हैं प्रिपेयर अ बैंक रिकॉन्सिलेशन फॉर द क्रूज क्लिनिक यूजिंग द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। अब हम फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन यूज़ करके क्या बनानी है, हमने बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बनानी है। उसके बाद हमने इसी तरह अपने जो ऐड लेस और ऐड लेस का हमने इस तरह
इसमें आपने क्या करना है, 3 3 लाइनें या 4 4 लाइनें, जो जितना आपका दिल करे आप छोड़ सकते हैं। उसके बाद लेस में भी ऐसे करना है आपने, और उसके बाद यहाँ ऐड में भी आपने ऐसे लाइंस छोड़ देनी है 3 या 4। उसके बाद आउटस्टैंडिंग मतलब लेस जब करेंगे जो चीज़ें, वो भी आपने चीज़ें लाइंस छोड़ देनी है। उसके बाद आपने एडजस्टेड बैलेंस लिख देना, और यहाँ पे भी एडजस्टेड बैलेंस लिख देना है। उसके बाद आपने स्टेटमेंट्स पढ़नी है अच्छे से कि जो सबसे पहली रिक्वायरमेंट ए दी गई उसमें कहा गया आउटस्टैंडिंग चेक्स एज ऑफ द जून 30 टोटल 1713। तो आउटस्टैंडिंग चेक्स मैंने आपको बताया कि हमारे पास ये बैंक स्टेटमेंट में क्या होते हैं, लेस होते हैं। तो बैंक स्टेटमेंट में आउटस्टैंडिंग चेक जितने भी दिए गए हमें, वो हमने क्या कर दिए, लेस कर दिए। मतलब 1713 हमने क्या कर दिया, आउटस्टैंडिंग चेक थे हमारे पास, तो हमने क्या किया, बैंक स्टेटमेंट से लेस कर दिया। उसके बाद हम अपनी जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है वो पढ़ते हैं। द जून 30 बैंक स्टेटमेंट इंक्लूडेड एन 18 डेबिट मेमोरेंडम फॉर द बैंक सर्विसेज। अब बैंक सर्विसेज आ गया, मतलब जो कोई भी चार्जेस आ गए हैं, तो मैंने आपको क्या कहा था, जब भी कोई चार्जेस आएंगे तो वो क्या होंगे, कैश बुक से लेस होंगे। तो हमारे पास जो कैश बुक से लेस होंगे वो बैंक चार्जेस होंगे या बैंक सर्विसेज होंगे। तो जितने भी सर्विसेज चार्जेस होंगे वो हमने क्या कर देने होंगे, लेस कर देने होंगे। तो 18 हमने क्या कर दिया, कैश बुक से हमने क्या कर दिया, लेस कर दिया। उसके बाद यहाँ पे उसके बाद जो हमारी सी रिक्वायरमेंट है उसमें वो कहते हैं कि चेक नंबर 919 लिस्टेड विद द कैंसल्ड चेक्स। अब वो कैंसल्ड चेक्स की बात कर रहे हैं, वाज करेक्टली ड्रॉन फॉर 489 इन द पेमेंट ऑफ द यूटिलिटी बिल्स। अब आपने एक और बात हमेशा याद रखनी है जो कि रूल्स में थी, इंपॉर्टेंट बात थी, कि जब भी चेक की बात आएगी तो चेक आपको पता है बैंक में होते हैं, तो आपने बैंक स्टेटमेंट में शो करने हैं। मतलब वो जो हमारे चेक होंगे उसमें अगर एरर आ जाता है, उस खाली उसमें चेक की बात की गई है, तो वो हमारे पास बैंक स्टेटमेंट में है। अगर उसमें यूटिलिटी बिल्स या ऑफिस सप्लाईज़ या हमारे पास इस तरह की बात की गई होगी, लेकिन चेक भी लिखा होगा उसमें, मतलब चेक नंबर फलां फलां, और फिर उसके बाद आगे वो कहते हैं कि ऑफिस सप्लाईज़ के लिए, तो हमारे पास अगर इस तरह ऑफिस सप्लाईज़ या सप्लाईज़ या हमारे पास यूटिलिटी बिल्स इस तरह की बात अगर आ जाएगी, तो वो हमारे पास क्या होंगे, कैश, हमारे पास जो कैश बैलेंस होगा उसमें हमारे पास ऐड होंगे या लेस होंगे। वो जो हमारे पास क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट होगी उसके मुताबिक हमने फिर आगे चलना होगा कि ये ऐड होगा या लेस होगा। उसके लिए भी एक ट्रिक है, वो मैं आपको आगे समझाता हूँ। ये बात आपने याद रखनी है कि अगर सिर्फ चेक की बात की गई होगी तो आपने बैंक स्टेटमेंट में ऐड या लेस करना है। अगर उस चेक में उसके बाद आपने क्वेश्चन स्टेटमेंट पूरी पढ़नी है, फिर आपने डिसाइड करना है कि ये हमारे पास कैश बैलेंस में आएगा या बैंक स्टेटमेंट में आएगा। अगर उसमें यूटिलिटी बिल, जो ऑफिस सप्लाईज या अकाउंट सप्लाईज इस तरह की बात की गई होगी, तो वो हमारे पास ऐड या लेस किस में होंगे, कैश बुक में होंगे। अगर सिर्फ चेक की बात की गई, चेक नंबर फलां फलां, तो वो हमारे पास किस में ऐड या लेस होंगे, बैंक स्टेटमेंट में ऐड होंगे। तो हम अच्छा अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। जो रिक्वायरमेंट नंबर सी थी हमारी, चेक नंबर 919 लिस्टेड विद द कैंसल चेक वाज करेक्टली ड्रॉन फॉर 489 इन द पेमेंट ऑफ द यूटिलिटी बिल्स। अब यूटिलिटी बिल्स की बात आ गई तो हमने डिसाइड कर लिया कि हमारे पास कहाँ होंगे, कैश बुक में होंगे। तो उसके बाद बिल ऑन द जून 15 क्रूज क्लीनिंग मिस्टेकनली रिकॉर्डेड विद द डेबिट टू यूटिलिटीज एक्सपेंस एंड द क्रेडिट टू कैश इन द अकाउंट ऑफ द 498। अब वो उन्होंने करेक्टली जो ड्रॉन किया था वो 489 का था, और उसके बाद जो हमारे पास जो इनकरेक्टली था वो कितना था, हमारे पास 498 था। अब हमने इसमें करना क्या है, अब इशू ये आ जाता है कि हमारे पास ऐड होंगे या लेस होंगे। तो इसके लिए आपने क्या करना है, एक ट्रिक जो बहुत ही ईजी सी ट्रिक है, वो आपने क्या करनी है, रिमेंबर, याद करनी है, ठीक है। तो वो हमारे पास ट्रिक क्या है, सबसे पहले आपने ये बात समझनी है कि जो पहली वैल्यू दी गई होगी वो हमें करेक्ट दी गई होगी, और उसके बाद जो सेकंड वैल्यू दी गई होगी वो हमें क्या दी गई होगी, इनकरेक्ट दी गई होगी। अच्छा, तो हमने क्वेश्चन में देखा हमारी करेक्ट वैल्यू क्या थी, 489 थी। उसके बाद हमारी जो इनकरेक्ट वैल्यू थी वो क्या थी, 498 थी। मतलब हमने जो पेमेंट करनी थी बिल्स की वो 489 की करनी थी, लेकिन हमने मिस्टेकनली अपने अकाउंट से क्या हमने डिडक्ट कर लिया, 498। तो हमने अपनी मतलब ज़्यादा हमने पे कर दिया। तो इसका मतलब ये है कि 489 हमने पे करनी थी, हमने कितनी कर दी, 498 कर दी। तो मतलब हमने ज़्यादा कर दी। अब आपने ट्रिक क्या याद रखनी है, ट्रिक जो आपने याद रखनी है, अगर हमारे पास फर्स्ट वैल्यू करेक्ट हो तो सेकंड वैल्यू इनकरेक्ट हो। अगर फर्स्ट वैल्यू हमारे पास छोटी हो और सेकंड वैल्यू बड़ी हो तो आपने क्या करना है, ऐड करना है। मतलब जो हमारे पास ऐड वाला सेक्शन होगा उसमें करना है। ये आपने बात कहीं पे लिख लेनी है। अगर सेकंड जो हमारे पास हो, अगर फर्स्ट करेक्ट हमारे पास जो वैल्यू वो बड़ी हो और जो सेकंड इनकरेक्ट हो वो हमारे पास छोटी हो, तो हमने क्या करना है, उनको लेस करना है। अच्छा, तो हम दोबारा ये बात देख लें कि अगर हमारे पास फर्स्ट जो हमारे करेक्ट वैल्यू दी गई है, मतलब 489 दी गई है, ये हमारे पास क्या है, छोटी है। और जो हमारे पास 498 जो हमारे इनकरेक्ट दी गई है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास बड़ी है। तो हमने क्या करना है, ऐड करना है। ये बात आप कहीं लिख लें तो आपको याद रह जाएगी। को बताया कि हमारे पास जो फर्स्ट करेक्ट जो होगी, अब यहाँ पे तो 489 छोटी थी हमारे पास और जो सेकंड इनकरेक्ट वैल्यू थी वो हमारे पास बड़ी थी, तो हमने क्या किया, इसको ऐड किया। उसके बाद अगर इन केस हमारे पास फर्स्ट जो करेक्ट वैल्यू होगी वो बड़ी आ जाएगी, मतलब जो हमें एरर जो हमारा नहीं आएगा, वो अगर वो वैल्यू बड़ी हो, जो एरर आया मतलब वो कम वो वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, छोटी आ गई, तो हमने क्या करना है, उनको लेस करना होगा। तो ये बात आपने कहीं लिख लेनी है।
मैं आपको यहाँ पे लिख के भी दिखा देता हूँ, ताकि आपको अगर हमारे पास फर्स्ट जो हो वैल्यू क्या हो, करेक्ट हो, सी मतलब करेक्ट हो, तो ये हमारे पास क्या हो, स्मॉल हो मतलब छोटी हो, और जो सेकंड हमारे पास जो इनकोरेक्ट हो, आई मतलब इनकोरेक्ट, ये बात याद रखना, और वो क्या हो, बड़ी हो, तो हमने क्या करना होगा, ऐड करना होगा। ये बात आपने लिख लेनी है कहीं, जैसे मैंने आपको बताई है। उसके बाद अगर हमारे पास फर्स्ट करेक्ट जो हो वो बड़ी हो, और जो सेकंड इनकोरेक्ट हो वो क्या हो, हमारे पास छोटी हो, तो आपने क्या करना होगा, लेस करना होगा। मतलब ये फिर जो हमारे पास लेस वाला सेक्शन होगा इसमें हमने वैल्यू लिखनी होगी। ये बात आपने याद रखनी है हमेशा। अब हमारे पास हमने जो अपनी सी रिक्वायरमेंट देखी थी उसमें पढ़ा था कि हमने चेक नंबर 919 हमारे लिस्टेड विद कैंसल चेक पास करेक्टली ड्रान फॉर 418 है, ये हमारे पास करेक्ट वैल्यू आ गई। उसके बाद इन पेमेंट ऑफ द यूटिलिटी बिल्स की बात आ गई, तो हमने डिसाइड कर लिया कि हमने कहाँ लिखना है, कैश बुक में लिखना है, कैश बैलेंस में लिखना है या कैश बुक में लिखना है, एक ही बात है। उसके बाद हमने या बुक बैलेंस में लिखना है, एक ही बात है। अच्छा, उसके बाद अगर उसके लिए मिस्टेकनली रिकॉर्डेड विद द डेबिट टू द यूटिलिटीज एक्सपेंस, अब वो मिस्टेक कर रहे हैं कि उन्होंने क्या लिख दिया, 498 लिख दिया। मतलब हमारे पास जो फर्स्ट करेक्ट वैल्यू थी वो छोटी थी और जो सेकंड इनकरेक्ट थी वो हमारे पास बड़ी थी। तो हमने क्या किया, अपना जो कैश बुक का एरर था उन दोनों को माइनस करने के बाद 489 माइनस 498 करने के बाद हमारा क्या आ गया, 9 आ गया, जो हमने कहाँ लिखा, ऐड सेक्शन में। मतलब क्योंकि हमारे पास जो करेक्ट थी वो छोटी थी और जो इनकरेक्ट थी वो हमारे बड़ी वैल्यू थी, तो हमने क्या करना है, ऐड करना है। मैंने आपको अभी ट्रिक बताई, ठीक है। तो हमारे पास जब इस तरह की आ जाए कि फर्स्ट करेक्ट और सेकंड इनकरेक्ट, तो हमने क्या करना होगा, इन दोनों वैल्यूज़ को माइनस कर देना होगा। माइनस करने के बाद जो भी आंसर आएगा वो हमने ऐड वाले सेक्शन में या माइनस वाले सेक्शन में लिख देना होगा। फिलहाल हमारे जो कंसर्न था वो ऐड वाले सेक्शन से, तो हमने क्या लिखा इसमें, ऐड वाले में 9 लिख दिया। उसके बाद जो हमारा डी है उसमें वो कहते हैं कि जून 30 कैश रिसीट्स कैश रिसीट। अब कैश रिसीट की बात आ गई है, तो कैश रिसीट 272 फॉर प्लेस बैंक्स नाइटरी डिपॉजिट आफ्टर द बैंकिंग हॉल। अब मैंने आपको क्या बात की थी कि आफ्टर बैंकिंग हॉल्स के बाद हमने कुछ अपने अगर कोई डिपॉजिट करना चाहता है बैंकिंग हॉल्स के बाद, मतलब जब बैंक्स बंद हो जाते हैं उसके बाद अगर वो और करना चाहे, अगर वो डिपॉजिट करना चाहे, तो वो क्या होंगे हमारे पास, बैंक बैलेंस में, बैंक स्टेटमेंट में हमारे पास ऐड होंगे। तो डिपॉजिट इन ट्रांजिट, नाइटरी डिपॉजिट कुछ भी लिख सकते हैं आप यहाँ पे पार्टिकुलर्स में, मतलब नाइटरी डिपॉजिट भी लिख सकते हैं, डिपॉजिट इन ट्रांजिट भी लिख सकते हैं। तो हमारे पास कितने हुए, 2724 है। अब यही हमारे पास क्वेश्चन था और हमने क्या किया, इन सबको टोटल कर लिया। जो हमारे पास चेक का एरर था वो भी हमने लिख लिया, अपना बैंक सर्विसेज वो भी लिख लिया, डिपॉजिट इन ट्रांजिट भी लिख लिया, आउटस्टैंडिंग चेक भी लिख दिया, और हमें स्टेटमेंट दी गई है। तो हमने क्या करना है, इन दोनों को ऐड करके इसमें से माइनस कर देना, तो हमारे पास क्या आएगा, 11343। और हमने क्या किया, इन दोनों को ऐड करके इसमें से माइनस कर दिया, तो हमारे पास क्या आ गया, हमारा जो आंसर आ गया, जो दोनों साइड्स का जो आंसर आया वो क्या आ गया, सेम आ गया। आपने एक बात याद रखनी है, जो चीज़ें लेस हो रही होंगी उनको आपने ब्रैकेट में लिख देना है। यहाँ पे जैसे मैंने ब्रैकेट में लिखा होगा, आपने भी क्या करना है, इनको ब्रैकेट में लिख लेना है, ताकि जो चेक करे उसको समझ में आ जाए कि ये चीज़ें लेस हो रही हैं। तो जो चीज़ें लेस हो रही होंगी उनको आपने क्या करना है, ब्रैकेट में लिख देना है, और जो एडजस्टेड बैलेंस होगा उसको भी आपने क्या कर देना है, अलग से इसमें एक लाइन में कर देना है, और एडजस्टेड बैलेंस हाईलाइट कर देना है, ताकि ये जो दोनों हमारे पास हों ये क्या हों, सेम वाजिया नजर आए कि हमारे पास ये दोनों जो वैल्यूज आई हैं ये हमारे पास सेम आई हैं। होप सो आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो, आपने ज़रूर पूछना है, ज़रूर कमेंट करना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह इसी तरह की एक एक्सरसाइज या प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ताकि आपको ये प्रॉब्लम अच्छे से समझ में आ सके। तो अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, ताकि आप होने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।